हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी की इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं लाइक बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ जिसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, इसके लिए हम अपने चैनल पे दोस्तों पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे दोस्तों टॉपिक वाइज कवर करते हैं। उनको क्वेश्चंस को जो है वो हम टॉपिक वाइज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, टॉपिक वाइज चीज़ों को देखते हैं। और ये जो पेपर है दोस्तों, ये 1991 से लेकर के 2023 तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो उसी के संबंध में आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है जिसको हम देखेंगे वो है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल जिसको दोस्तों चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है, चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है, चालकोलिथिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे चालकोलिथिक ताम्र पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी दोस्तों हमने जो है एक सोर्सेज का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, जो एंशिएंट इंडिया को जानने के सोर्सेज हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने इसमें जो है पुरा पाषाण काल को करवा दिया है, मध्य पाषाण काल को करवा दिया है और नव पाषाण काल को करवा दिया है। तो ये हमारी वीडियो आ चुकी है चैनल पे। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ वो चैनल पे विजिट करें और उसको देखें। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग है जो ताम्र पाषाण काल के प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, ये प्रश्न देखने से पहले हम थोड़ा सा ताम्र पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ क्या होती हैं कि जैसे हमने देखा नव पाषाण काल, सबसे लास्ट में था नव पाषाण काल। जैसे ही नव पाषाण काल का अंत हो रहा था, जैसे जैसे ये अंत के कगार पे पहुंच रहा था, तो इसके अंत होते ही धातुओं का इस्तेमाल प्रारंभ हो गया था। दोस्तों, जो धातुओं का इस्तेमाल है वो प्रारंभ हो गया था। कौन सी ऐसी धातु जिसको मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था? ध्यान रखिएगा, तांबा। तांबा ऐसी प्रथम धातु थी जिसका मानव ने क्या किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मानव ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जब नव पाषाण का अंत हो रहा था तो अंत होते होते जो धातुओं का इस्तेमाल प्रारंभ हो गया था, मतलब कि अब जो इनके टूल्स बनेंगे, अब जो ये टूल्स बनाएंगे, जो अपने हथियार बनाएंगे, जो अपने उपकरण बनाएंगे, इसमें दोस्तों ये पाषाण के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, पाषाण के साथ साथ इसमें तांबा मिक्स करके ये बनाएंगे। अर्थात ऐसी संस्कृति जिसमें जो इनके हथियार हैं वो पत्थर के साथ तांबा मिक्स करके जो हथियार बनाए गए हैं, इसे ही ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इनकी कुछ आपको बस्तियाँ पता चल जाए या ताम्र पाषाण कालीन की कुछ हम लोग विशेषताएं जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम इसकी थोड़ी सी विशेषता देख लेते हैं कि ताम्र पाषाण कालीन लोगों की विशेषता क्या है। देखिए, इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता है दोस्तों, ताम्र पाषाण काल लोगों की जो सबसे पहली विशेषता है कि पहली चीज़ तो इनको धातुओं का ज्ञान हो गया था। ठीक है, धातुओं का इनको ज्ञान हो गया था। कौन सा धातु का ज्ञान हुआ था? तो तांबा का हुआ था। तांबा का जब इनको ज्ञान हुआ दोस्तों तो इन्होंने तांबा पिघलाने की कला जान लिया था। ठीक है, तो तांबा पिघलाने की कला ये सीख चुके थे। तांबा पिघलाने की जो कला है दोस्तों, ये कला ये सीख चुके थे। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात ताम्र पाषाण काल वाले लोगों की ये है कि ये चाकू पर बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, अब जो ये बर्तन बनाते दोस्तों, ये चाकू पर बर्तन बनाते थे। और इनके जो बर्तन होते थे दोस्तों, ये बर्तन बहुत तरीके तरीके के बनाना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे उसमें हम अभी इनका देखेंगे कि जो भी इनके मृदभांड होते थे वो काले और लाल रंग के, उस पर जो कलर करके बनाते थे, काले और लाल रंग के मृदभांड दोस्तों ये बनाते थे। इसके अलावा इस पे जो है सफ़ेद रैखिक आकृतियाँ बनी हुई थी, सफ़ेद रैखिक आकृतियाँ बनी हुई थी इनके बर्तनों पे, सफ़ेद रैखिक आकृतियाँ बनी हुई थी। इसके अलावा ये टोटी वाले जलपत्र बनाते थे, जैसे जिसमें टोटी लगी होती थी, टोटी वाले ये जल रखने के लिए जलपत्र बनाते थे। जो जो हम लोग कहते हैं ना गोड़ीदार, जिसमें छोटे छोटे गोड़े लगे होते हैं, तो ये गोड़ीदार दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये गोड़ीदार कटोरे हो गया, तस्तरियाँ हो गया, ये सभी का ये निर्माण स्टार्ट कर दिए थे। मतलब बहुत अच्छे तरीके के ये बर्तन बनाने लगे थे ताम्र पाषाण वाले लोगों। इन बर्तनों का क्या करते थे? ये तो इसमें खाना पकाने का प्रयोग करते थे, खाना पकाने का प्रयोग करते थे। दूसरा, उसको खाने के लिए, पीने के लिए, या फिर उन अनाजों को रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, उसके भंडारण के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट बर्तन है, जैसे इनका देख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इनका लोटा और थाली का हमें व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। कहाँ पे? ताम्र पाषाण वाले लोगों में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है दोस्तों कि ये जो ताम्र पाषाण के लोग थे, इन्हीं लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़े गांव बसाए थे। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में इन लोगों ने दोस्तों बड़े बड़े जो है गाँव बसाए। इन्होंने बड़े बड़े वहाँ पे क्या किए? गाँव बसाए।
अब जो इनके दोस्तों बस्तियां हैं, वो बस्तियां जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नदियों के किनारे ही बन रही हैं, नदियों के किनारे तो ही हैं, ये थोड़ा सा पहाड़ों से भी दूर जा करके अपनी बस्ती बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अब जो इनके टूल्स हैं, उस टूल्स में दोस्तों अभी धातु का प्रयोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े लेवल पे तो ये खेती और चीज़ें नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि इतना भी मजबूत धातु नहीं होता है तांबा। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं अगर हम अपने इनके पूर्व के कालों को देखें, जैसे नौपाषाण काल, उसकी तुलना में दोस्तों ये अपना ज़्यादा विकास कर पाए। ठीक है, तो इन्होंने जो है बड़े बड़े गांव और बस्तियां बनाई, और इनकी बहुत सारी हमें भिन्नता देखने को मिलती है दोस्तों। यहाँ पे जो है कई प्रकार की जो 100 संस्कार विधियाँ हैं, 100 संस्कार विधियाँ हैं, वो हमें देखने को मिलती है। 100 संस्कार विधियों में अगर अब देखा जाए, जैसे हमें अभी आगे में पढ़ेंगे तो पता ही चलेगा, क्वेश्चन आएगा कि महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र में क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ करके इसको लिख देती हूँ कि महाराष्ट्र में दोस्तों, जो महाराष्ट्र जगह है, महाराष्ट्र में जो ये अपने शवों को दफनाते थे, कहाँ पे, महाराष्ट्र में जो ये शवों को दफनाते थे, तो उनका दिशा, तो उन अपने जो मृतक होते थे उनको वो उत्तर और दक्षिण दिशा में करके उनको दफनाया जाता था। घरों के अंदर जो इनको दफनाया जाता था, उसमें भी जो है ये कलश में इनकी जो अस्थियाँ होती थी उसको कलश में रख करके दफनाते थे। उसके साथ ही कुछ चीज़ें भी ये रखने को शवों के साथ देखने को मिलती हैं। तो ये सारी जो विविधताएँ हैं दोस्तों, वो हमें ताम्रपाषाण काल में आने पे मतलब नज़र आने लगती हैं। और वहीं अगर हम दक्षिण भारत में देखें, दक्षिण भारत में जो ये अपने मृतक को दफनाते थे, उनको पूर्व पश्चिम दिशा में रख के दफनाते थे। ठीक है, पूर्व पश्चिम दिशा में रख करके उसको दफनाते थे। और हमें ताम्रपाषाण काल में जो एक्सीडेंटेड बरियल है और फंक्शनल बरियल है, ये दोनों ही बरियल देखने को मिलते हैं। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, ये ताम्रपाषाण काल के संबंधित थी। तो चलिए अब आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं, और जैसे क्वेश्चंस में चीज़ें आएंगी वहाँ पे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए 44 नंबर तक तो हमने नवपाषाण काल में कर लिया था। अब यहाँ से 45 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा ताम्रपाषाण काल से संबंधित। तो निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा गया है? चालकोलिथिक युग किसको कहा गया है, अभी जस्ट हमने पीछे ही डिस्कस किया, और ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी 2000 में और 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चालकोलिथिक मतलब दोस्तों यहाँ पे ताम्रपाषाण काल की बात किया जा रहा है। इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा। ताम्रपाषाण काल हमने पीछे ही डिस्कस कर लिया। इनके जो हथियार होते थे, उपकरण होते थे, वो पत्थर और तांबे के मिक्स होते थे। इनकी हम थोड़ी बस्ती देख लेते हैं। जो ताम्रपाषाण युग के लोग थे, इनकी बस्तियों के बारे में जानकारी ले लीजिए कि इनकी बस्तियाँ हमें कहाँ कहाँ से मिली है। तो इनकी जो बस्ती मिलती है दोस्तों, सबसे पहले तो दक्षिण पूर्व राजस्थान से मिलती है। कहाँ से? दक्षिण पूर्व राजस्थान से मिलती है। राजस्थान में इनके 2 स्थल मिलते हैं। ठीक है, कितने स्थल मिलते हैं राजस्थान में इनके दोस्तों? 2 स्थल मिलते हैं। 2 स्थल कौन कौन से हैं? तो एक आहार में मिलता है और दूसरा दोस्तों गिलुंद में मिलता है। एक आहार में, दूसरा गिलुंद में। और ये दोनों ही जो स्थल हैं दोस्तों, ये बनास घाटी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये बनास घाटी के अंतर्गत ये दोनों स्थल आते हैं। इसके अलावा हम इनका देखते हैं कहाँ पे ये बस्तियाँ हमें मिलती हैं देखने को। तो पश्चिमी जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे हमें बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। सॉरी, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में। ठीक है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में यहाँ पे कौन कौन से स्थल मिलते हैं? तो मालवा मिलता है। ठीक है, मालवा, जिसको हम लोग मालवा संस्कृति कहते हैं, मालवा मिलता है, कायथा मिलता है और एरड़ मिलता है दोस्तों। तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश से मिलता है। यहाँ पे दोस्तों ये जो मालवा है, ठीक है, ये जो मालवा है, यहाँ से ताम्रपाषाण के जो है मतलब बहुत ही उत्कृष्ट मृदभांड मिले हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मालवा से क्या है कि जो अभी ताम्रपाषाण काल के बहुत ही उत्कृष्ट मृदभांड मिले हैं। ताम्रपाषाण काल के उत्कृष्टतम जो मृदभांड हैं वो कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? तो वो हमें मालवा से मिलते हैं। फिर हम देखते हैं इनका नेक्स्ट बस्ती का कहाँ पे साक्ष्य मिलता है। तो वो हमें मिलता है वेस्टर्न महाराष्ट्र में। वेस्टर्न महाराष्ट्र में, पश्चिमी महाराष्ट्र में मिलता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्खनन किया गया। और यहाँ पे कौन कौन से स्थल मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जैसे जोरवे, कौन सा स्थल? जोरवे हो गया, नेवासा हो गया और दैमाबाद हो गया। ठीक है, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, ये तीनों स्थल कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये अहमदनगर जिले में है। कहाँ पे हैं? ये अहमदनगर जिले में ये तीनों स्थल देखने को मिलते हैं। और महाराष्ट्र में ही और भी स्थल हैं, जैसे उसका नाम है चंदोली। चंदोली हो गया, सोनगांव हो गया। ठीक है, चंदोली हो गया, सोनगांव हो गया, इनाम गांव हो गया, इनाम गांव हो गया दोस्तों। इसके अलावा जो है नासिक हो गया। ये सब स्थल कहाँ पे हैं? तो ये सारे जो स्थल हैं दोस्तों, ये गोवा जिले में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये ओवरऑल पूरे स्थलों को देखा जाए, जैसे जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, नासिक, ये सभी दोस्तों जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर कभी पूछ लिया गया कौन सी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, तो इसको दोस्तों जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत दोस्तों ये सभी स्थल आते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड
OCP का नामकरण हुआ था। तो जो दोस्तों गैरिक मृदभांड है इसका नामकरण कहाँ पे हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, इसका नामकरण कहाँ पे हुआ था। दोस्तों इसका जो नामकरण हुआ था वो हुआ था हस्तिनापुर में। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, हस्तिनापुर में इनका नामकरण हुआ था। देखिए होता क्या है कि हमने पहले ही बात किया कि जो ताम्रपाषाण काल है, ठीक है, जो ताम्रपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों इनके मृदभांड, ठीक है, इनके मृदभांड, इनके बर्तन, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के मृदभांड देखने को मिलते हैं। एक को तो हम लोग काले लाल मृदभांड कहते हैं, जो काले और लाल रंग के प्रिंटेड होते हैं, ये मृदभांड होते हैं। दूसरा दोस्तों इसमें होता है गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड। और इसमें दोस्तों ये जो गैरिक मृदभांड है इसका जो है जब नामकरण किया गया था, तो जब हस्तिनापुर में उत्खनन किया गया, तो हस्तिनापुर के उत्खनन के बाद से दोस्तों इसका क्या किया गया था, नामकरण किया गया था। और इनकी खोज किसने किया था, इन गैरिक मृदभांडों की खोज किसने किया था, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये बीबी लाल ने। किसने दोस्तों, ये बीबी लाल ने इसका खोज किया था सबसे पहले। और कहाँ पे किया था दोस्तों, तो बदायूं जिले में विसौली नामक स्थान पे, कहाँ पे, बदायूं जिले में विसौली नामक स्थान पे इन्होंने 1949 में इसकी खोज किया था। इसकी वजह से ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कहाँ पे जो है दोस्तों गैरिक मृदभांडों का नामकरण हुआ था, तो हस्तिनापुर में हुआ था। आप इसको गलत मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृदभांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया था, किसने अपने मृदभांडों को सबसे पहले चित्रित किया था, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों भी हमने जस्ट पीछे डिस्कस किया, बी, चालकोलिथिक पीरियड में, ताम्रपाषाण युग में जो है सबसे पहले जो मृदभांड थे उनको चित्रित किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। जो बृहद पाषाण स्मारक है उनकी पहचान किया गया है। लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। तो दोस्तों ये जो लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट्स थे इनकी पहचान किया गया था मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। बृहद पाषाण जिसको जो है मेगालिथ कहा जाता है, इन स्मारकों को क्या कहा जाता था, तो मेगालिथ कहा जाता था दोस्तों। तो ये जो मेगालिथ था दोस्तों, ये इनकी जो कब्र होती थी, इन अपने कब्रों को, जो भी कोई डेथ हो जाता था तो उसको इन बड़े बड़े पत्थरों से जो है उसको घेर देते थे और दफना देते थे। तो इसलिए इसकी जो पहचान किया गया मृतकों को दफनाने वाले स्थान से किया गया है। क्योंकि ये जो कब्र है दोस्तों, यहाँ से जो ये दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलती हैं, तो वहाँ से दोस्तों ये जो कब्रों से केवल मानव के अस्थिपंजर ही नहीं मिले हैं, बल्कि उसके साथ हमें बर्तन भी मिलते हैं और लोहे की कुछ वस्तुएं भी मिलती हैं। तो ये किस तरफ संकेत कर रहे हैं, जो हमें बर्तन और लोहे की जो वस्तुएं मिल रही हैं ये हमें संकेत कर रही हैं दोस्तों कि उनका धार्मिक विश्वास कैसा था, ठीक है। उनका धार्मिक विश्वास, जैसा जैसा उनका धार्मिक विश्वास होता था उसी अनुसार से वो अपनी जो दाह संस्कार प्रक्रिया थी उसमें वो आस्था रखते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है, किससे संबंधित है, अभी हमने जस्ट पीछे ही डिस्कस किया दोस्तों। ये संबंधित है किससे, लौह काल से। आप गलत मत करिएगा, ताम्रपाषाण काल मत मारिएगा, क्योंकि अभी हमने आपको पीछे डिस्कस किया कि जो ये मेगालिथ मिले हैं दोस्तों, इस मेगालिथ से क्या है, मानव के अस्थिपंजर मिले हैं, साथ ही साथ यहाँ से हमें जो है मृदभांड मिले हैं और उसके साथ जो है हमें यहाँ पे लोहे की वस्तुएं मिली हैं, ठीक है। हमें क्या मिली हैं, लोहे की वस्तुएं मिली हैं। तो जो लोहे की वस्तुएं मिली हैं दैट मीन्स कि उस समय जो है वो लौह काल पीरियड चल रहा था। और ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस 2006 में पूछा है, एमपीपीसीएस 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। आहार सभ्यता के बारे में लिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए अभी हमने आहार सभ्यता के बारे में बात किया था, ठीक है। ये आहार सभ्यता कहाँ पे था, पहली चीज तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर ले आहार सभ्यता को। दोस्तों ये जो आहार सभ्यता थी ये कहाँ की थी, तो ये राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान में ये संस्कृति थी। राजस्थान में हमने बात किया था कि ये बनास घाटी के अंतर्गत आता था। किस घाटी के अंतर्गत, तो ये बनास घाटी के अंतर्गत ये सभ्यता आती थी। और ये कैसी संस्कृति थी दोस्तों, तो ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी, ठीक है। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी। और ये आहार जो सभ्यता है दोस्तों ये आहार नदी पे स्थित है, ठीक है। आहार नदी पे दोस्तों ये स्थित है। और इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 2500 बीसी से लेकर के दोस्तों 1500 बीसी के आसपास इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और मतलब अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि ये सिंधु सभ्यता की समवर्ती थी, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता है, आगे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये सिंधु सभ्यता की दोस्तों समवर्ती थी। सिंधु सभ्यता की समवर्ती सभ्यता थी कौन, आहार सभ्यता। और हमने पीछे डिस्कस कर दिया कि इसको बनास घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए जो आहार सभ्यता थी यहाँ के लोग कैसे थे, ध्यान रखिएगा, यहाँ के लोग कृषक थे, ठीक है। ये कृषक, ये ग्रामीण सभ्यता थी, यहाँ के लोग कृषक थे दोस्तों। और ये पशुपालन करते थे, ये पशुपालन करते थे क्योंकि यहाँ से हमें जो है पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, जैसे भेड़ बकरी भैंस सूअर ये सभी चीज़ें ये लोग पालते थे। तो ये हमें जानकारी मिलती है आहार संस्कृति से। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आहार संस्कृति के बारे में दोस्तों, कि ये लोग जो है वो तांबा गलाना जान गए थे, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, आहार संस्कृति के लोग जो है वो दोस्तों तांबा गलाने की
कला को ये लोग जानते थे दोस्तों। आहार संस्कृति के लोग जो थे वो तांबा गलाने की उसको जानते थे दोस्तों। और इसी वजह से हम अगर प्राचीन नाम देखेंगे आहार संस्कृति का तो हमें ताम्रवती देखने को मिलता है। ठीक है, इनका प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है ये भी ध्यान रखिएगा। जो आहार संस्कृति है इसका जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो है ताम्रवती। ठीक है, ताम्रवती इसका प्राचीन नाम है। इसका मतलब कि तांबे वाली जगह। तो यहाँ पे ये लोग बहुत आयत में जो है तांबा गलाते थे, इस वजह से इसको जो है तांबे वाली संस्कृति की वजह से ताम्रवती नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो धातु काम था इनका, धातु को गलाना था, ये इनकी उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन था। इसी से वो अपनी अर्थव्यवस्था का जीवनोपार्जन करते थे। ठीक है, और यहाँ से आहार संस्कृति से जो है हमें बहुत सारा तांबे के औजार मिले हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। लेकिन यहाँ से दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ से आहार संस्कृति से क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से दोस्तों हमें जो है वो पाषाण उपकरण है इनका अभाव मिलता है देखने के लिए। ठीक है, इनका पाषाण उपकरणों का जो दोस्तों अभाव मिलता है कहाँ से, आहार से देखने के लिए। और आहार संस्कृति का ही हमने देखा था, ये जो बनास घाटी के अंतर्गत आते हैं, राजस्थान का ही एक अन्य स्थल था गिलुंद। ठीक है, कौन सा था, गिलुंद था, इसको हमने पीछे भी डिस्कस किया था। और यहाँ से दोस्तों हमें जो है पाषाण उपकरण मिलते हैं और यहाँ पे पाषाण उपकरण के हमें उद्योग देखने को मिलते हैं, कहाँ से, गिलुंद से। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ऑप्शन को, जो आहार सभ्यता के बारे में पूछ रहा है। ये उसका कुछ डिटेल था, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन में पूछा हुआ दोस्तों RPSC 2021 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। देखिए मैंने पीछे डिस्कस किया कि बिल्कुल ये तांबा गलाना जानते थे। इनकी जीविका का आधार जो इनकी अर्थव्यवस्था थी वही जो है ये इनका धातु कर्म जाना जाता था। नेक्स्ट इसमें ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ठीक है, अब देखिए ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी दोस्तों वो कृषक समुदाय था इनका। तो ये जो है चावल, गेहूं, जौ, मूंग इन सभी चीज़ों का ये उपजाते थे। तो ये गलत हो गया क्योंकि ये पशुपालन करते थे और कृषक थे ये। तो सेकंड वाला क्या हुआ कि ये गलत हो जाएगा, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। थर्ड है कि धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल सही दोस्तों, अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया, जो धातु का काम था इन लोगों का जो अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था का एक मुख्य काम था दोस्तों ये। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया सी वाला। डी है कि यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने देख लिया कि जो ये संस्कृति है इसकी सबसे मुख्य विशेषता है कि ये लोग जो मृदभांडों को बनाते थे। ठीक है, और मृदभांडों पे ये लोग क्या करते थे, मृदभांडों पे कलाकारी करते थे। उस पे जो है कुछ सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृतियां से कुछ चिन्ह ये लोग उकेरते थे और यहाँ के जो बर्तन होते थे वो काले रंग के मृदभांड इनके होते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल A C D सही होगा। तो A C D ए में सही है, तो इसका सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा। सही जवाब A C D कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ताम्राश्मकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। देखिए अभी जस्ट हमने पीछे ही डिस्कस किया कहाँ से मिले हैं, तो हमें ये आहार संस्कृति से मिला है। ठीक है, अभी हमने पीछे जस्टिस को डिस्कस किया, क्यों? क्योंकि अभी जो आहार संस्कृति है उससे हमने डिस्कस किया कि आहार संस्कृति से क्या है कि यहाँ से दोस्तों हमें जो है जो हथियार मिले हैं वो बहुत ज़्यादा तांबे के मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं। परंतु यहाँ पे जो पाषाण उपकरण है दोस्तों, पाषाण उपकरणों का क्या है कि हमें पाषाण उपकरण का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और ये बनास घाटी के अंतर्गत आते हैं। और गिलुंद जो है ये भी राजस्थान में भी है, ये बनास घाटी के अंतर्गत आता है ये भी स्थल। और यहाँ पे दोस्तों जो पाषाण उपकरण थे, इन पाषाण उपकरणों को बनाने का जो है वो उद्योग हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, जो है गिलुंद में। नौदा टोली कहाँ पे दोस्तों, तो नौदा टोली जो है ये मध्य प्रदेश में स्थल है, मध्य प्रदेश का स्थल है। आगे हम इसको क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। कायथा भी कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश का जो है ये ताम्रपाषाणी स्थल है, ये दोनों मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और दिए गए उत्तरों से सही जवाब का चुनना है। तो यहाँ पे कुछ जो है स्थल दिए हुए हैं और वहाँ से जो प्राप्त क्या उपकरण मिले हैं उससे हमें सही मैच करना है। और ये UPPCS प्रीलिम्स 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे बीरभानपुर है। ठीक है, बीरभानपुर कहाँ पे है, तो ये दोस्तों बीरभानपुर जो है ये वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का, और वेस्ट बंगाल में कहाँ पे थी, वर्धमान जिले में। ध्यान रखिएगा वेस्ट बंगाल के ये वर्धमान जिले में ये अवस्थित है, दामोदर नदी के तट पर। ये भी ध्यान रखिएगा, ये दामोदर नदी के तट पर दोस्तों ये स्थल जो है वो स्थित है। इसकी खोज जो है वो 1954 में BB लाल ने किया था। और यहाँ से दोस्तों बहुत मात्रा में पाषाण उपकरण मिले हैं, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं
हैं, तो इसको दोस्तों हम मैच कर देंगे 4 से, ठीक है, 4 से मैच कर देंगे। उज्जैन, उज्जैन जो है ये मालवा संस्कृति से संबंधित है, ठीक है, मालवा संस्कृति से संबंधित है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था मालवा संस्कृति की जो सबसे खास विशेषता थी कि वहाँ पे अनेक प्रकार के हमको मृदभांड मिले हैं, जैसे तसले मिले हैं, छिछली थालियाँ मिली हैं, लोटे मिले हैं, मटके मिले हैं। तो ये सभी दोस्तों जो है ये जो उज्जैन जो मालवा संस्कृति से संबंधित है वहाँ से ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। तो इसको जो हम मैच करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये इनके जो मृदभांड है गैरिक मृदभांड परंपरा से। कायथा, कायथा कहाँ पे है दोस्तों? तो कायथा भी आपको पता है ये कहाँ पे है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से हमें क्या मिला है, तो यहाँ से भी हमें ताम्रनिधि मिली है, तो इसको हम लोग मैच कर देंगे 2 से। आहार संस्कृति के बारे में हमने पीछे बहुत अच्छे से डिस्कस किया दोस्तों। यहाँ से जो है ये बनास घाटी के अंतर्गत आता है, और यहाँ से आहार मतलब ताम्रवती, यहाँ पे हमें जो है तांबे के बहुत ज़्यादा हथियार देखने को मिलते हैं, औजार। यहाँ पे पाषाण के हथियारों का क्या है, जो है अभाव देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग 1 से मैच कर देंगे, तो इसका जो सही मैच हो जाएगा दोस्तों 4 3 2 1, तो सही जवाब दोस्तों इसका 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, ताम्र पाषाण चालकोलिथिक मालवा संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये अवशेष दोस्तों हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए मालवा संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है कि ताम्र पाषाण संस्कृति है। और यहाँ पे दोस्तों जो मालवा है इनका इसकी विशेषता दोस्तों क्या है, हमने पीछे डिस्कस किया था कि यहाँ से ताम्र पाषाण जो मृदभांड मिले हैं वो उत्कृष्टतम माने जाते हैं, ठीक है। इनके जो मृदभांड है दोस्तों वो बहुत उत्कृष्टतम मृदभांड इनके माने जाते हैं, इनकी विशेषता है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। मालवा संस्कृति कहाँ पे है, तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे इनके जो स्थल हैं जैसे नौदा टोली हो गया, महेश्वर हो गया, इसके अलावा कायथा हो गया, ठीक है, कायथा हो गया, एरड़ हो गया, कायथा हो गया, एरड़ हो गया, इसके अलावा दोस्तों नागोद हो गया। ये सभी स्थल जो है वो मालवा संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, ताम्र पाषाणिक काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को शरीर को फर्श के नीचे रखकर किस तरह दफनाते थे? देखिए हमने जस्ट पीछे डिस्कस किया था कि जो ताम्र पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल में जो महाराष्ट्र के लोग हैं, ठीक है, महाराष्ट्र है, पहली चीज़ तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी संस्कृति हमें देखने को मिलती है, तो जोरवे संस्कृति, ठीक है, जोरवे संस्कृति हमें देखने को मिलती है। हम यहाँ पे जोरवे संस्कृति है, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी, तो ये गोदावरी, ठीक है, गोदावरी और जो इसकी सहायक नदी थी प्रवरा, यह प्रवरा नदी के क्षेत्रों में ये फैली हुई जो थी संस्कृति थी। और यहाँ के जो स्थल थे कौन कौन से, इसके हमने पीछे डिस्कस किया था। इसमें तो जोरवे तो था ही दोस्तों, एक जोरवे था इनका स्थल। इसके अलावा क्या था, दैमाबाद था, फिर इनाम गाँव था, इसके पास से क्या था, नेवासा था। तो ये जो स्थल थे दोस्तों ये कहाँ के थे? इसके अलावा जो सोनगांव हो गया, नासिक हो गया, नेवासा, अरे हाँ नेवासा हो गया, ये सभी स्थल जो थे दोस्तों वो कहाँ के थे? ये जोरवे संस्कृति से संबंधित स्थल थे। और यहाँ से जो सामग्री मिली है जोरवे संस्कृति से सामग्री क्या मिली ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमें कांसे का रथ मिलता है, ठीक है, कांसे का रथ मिलता है। इसके अलावा यहाँ से टेराकोटा मिलता है दोस्तों, क्या मिलता है, टेराकोटा मिलता है और मोहरें मिलती हैं। तो ये जो है हमें जोरवे संस्कृति से जो मतलब चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो चीज़ें हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे हमको 3 प्रकार के, ठीक है, यहाँ पे हमको दोस्तों 3 प्रकार की कब्र देखने को मिलती है, 3 प्रकार की कब्र देखने को मिलती है। एक तो ये गड्ढे वाली कब्र मिलती है, एक ये गड्ढे वाली कब्र मिलती है, और एक इनका कलश शवाधान मिलता है। कैसा मिलता है, कलश शवाधान मिलता है। और थर्ड इनका दोस्तों प्रतीकात्मक शवाधान देखने को मिलता है। थी जोरवे संस्कृति की विशेषता थी। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था कि जो जोरवे संस्कृति के लोग थे ये जो मृतक होता था, मृतक को अपने घर के ही अंदर दफनाते थे, और घर के अंदर ही दोस्तों ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो है इनको दफनाते थे। तो इसका सही जवाब दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है। और अभी हमने ये पूर्व से पश्चिम की ओर देखा था, तो ये कहाँ पे, तो ये जो है दोस्तों ये ताम्र पाषाण काल में ही दक्षिण भारत के जो लोग थे, ये मृतकों को दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा में करके जो है वो दफनाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के लोग कैसे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, इनाम गांव भारत में किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो इनाम गांव है अभी हमने पीछे डिस्कस किया, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है, और ये कहाँ का है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र का है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। इनाम गाँव कहाँ पे है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र का इनाम गाँव है, और ये जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है, ठीक है। दोस्तों आपको एक याद रखने वाली चीज़ है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इनाम गाँव हो गया और दैमाबाद, ठीक है, 2 स्थल हैं, कौन सा, एक इनाम गाँव और एक दैमाबाद, ठीक है। ये दोनों ही स्थल जो है दोस्तों ये नगरीकरण की अवस्था में ये पहुंच चुके थे, ठीक है, ये नगरीकरण की अवस्था में पहुंच चुके थे।
इनका इतना डेवलपमेंट हो गया था कि ये नगरीकरण की अवस्था में पहुंच चुके थे। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ये स्थल तो है दोस्तों वैसे ताम्पा साड़ी, लेकिन ताम्पा साड़ी का स्थल बेसिकली क्या है कि वो ग्रामीण सभ्यता थी। परंतु यहाँ के जो 2 स्थल हैं जोरवे संस्कृति के, इनाम गांव और दैमाबाद, ये नगरीकरण की अवस्था तक पहुंच चुके थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोरवे संस्कृति के संबंध में सही नहीं है? जोरवे संस्कृति से फिर रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, सीडीएस 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है, चलिए ऑप्शन को देखते हैं डायरेक्ट। प्रवरा गोदावरी घाटी जोरवे संस्कृति की मूल क्षेत्र थी, बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने पीछे देखा कि जो गोदावरी और प्रवरा नदी का क्षेत्र था वो इनका मूल क्षेत्र था। सेकंड है जोरवे संस्कृति के मुख्य स्थल दामाबाद, इनाम गांव, जोरवे और निवासा हैं। तो बिल्कुल ये हमने देखा, ये सभी स्थल किस अंतर्गत आते हैं? जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है दामाबाद में प्रतीकात्मक दफनाए जाने का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तो दोस्तों अब बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने देखा जो जोरवे संस्कृति थी वहाँ पे हमने 3 प्रकार की हमें कब्र देखने को मिली हैं। एक गड्ढे वाली कब्र और एक जो है कलश समाधान मिला है और एक प्रतीकात्मक जो है समाधान वहाँ से देखने को हमें मिलता है। और फोर्थ है इसमें कि व्यवहारिक रूप से उत्तरी दक्कन के सभी जोरवे बस्तियां अचानक उजाड़ हो गई थी। अचानक उजाड़ नहीं हो गई, ये कोई भी चीज़ अचानक से परिवर्तित नहीं होती है। हाँ, वहाँ पे जो उजाड़ हुई उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि वहाँ पे वर्षा की कमी हो गई थी, वहाँ पे वर्षा कम होने लगी थी। लेकिन ये एक साथ उजाड़ नहीं हुई, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे जो इनकी बस्तियाँ हैं उनमें कुछ बस्तियाँ जैसे कि अभी दामाबाद हो गया और जो इनाम गाँव हो गया, ये दोनों धीरे धीरे डेवलप होते होते पहुंच गई थी दोस्तों कि यहाँ पे इनका नगरीकरण का हमें साक्ष्य मिलने लगता है, ये नगरीकृत होने लगी थी। दैट मीन्स कि अब हड़प्पा के जस्ट पूर्व की पहले की बस्तियाँ मानी जाती हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो इसका डी वाला सही जवाब हो जाएगा, डी वाला जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? देखिए नवदा टोली ये भी कैसा है, ये ताम्पासाड़ी का स्थल है। कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये स्थल कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में दोस्तों, ये नापासाड़ी का स्थल है। सॉरी ये ताम्पासाड़ी का स्थल है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, खरगोन जिले के महेश्वर में स्थित है। कहाँ पे? खरगोन जिले के महेश्वर में ये स्थित है नवदा टोली। और इसकी खोज किसने किया था दोस्तों? इसकी खोज किसने किया था? यही पूछा भी है। इसकी खोज दोस्तों एच.डी. संकालिया ने किया था। इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा। एच.डी. संकालिया ने इसकी खोज किया था। इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, वी.एस. वाकांकर ने किसकी खोज किया था? तो इन्होंने जो दोस्तों भीमबेटका की खोज किया था। किसकी? भीमबेटका की खोज किया था जो है वी.एस. वाकांकर ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। नवदा टोली किस राज्य में है? सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी यूपीपी से 2009 में पूछा हुआ है। तो नवदा टोली कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। तो ये 58 क्वेश्चन थे जिसमें हमने पूरा ताम्रपाषाण काल को कंप्लीट कर लिया। और अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को जब हमारी आएगी उसमें हम प्रश्नों को देखेंगे। उसमें हम इसमें क्या भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उस फैक्ट पे डिस्कशन करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, आपको बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये सभी तरीके से दोस्तों हम टॉपिक वाइज आपको पूर्ण तरीके से डिस्कशन करके चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।